गुड मॉर्निंग। ये क्लास 8 के लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। क्लास 8 में इससे पहले वाले लेक्चर्स में क्या बता दिया था? इससे पहले वाले लेक्चर्स में क्लास 8 में मैंने फ्रिक्शन स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे थे? फ्रिक्शन। इससे पहले वाले दिन में हमने क्या किया था? फ्रिक्शन स्टार्ट कर दिया है। अब फ्रिक्शन में मैंने क्या क्या बताया है? तो सबसे पहले वाली क्लास में आपको फ्रिक्शन का क्लासिफिकेशन बताया कि कब फ्रिक्शन प्रेजेंट है, फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो कौन सा फ्रिक्शन है, और ऐसे ऐसे। जैसे अगर मैं आपको थोड़ा याद दिला दूं तो ये सरफेस है और मान लो सरफेस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। ये सरफेस था और सरफेस पे मैंने क्या कर दिया है? एक m मास का ब्लॉक रख दिया है। और ये सरफेस कैसा है? ये जो सरफेस है वो है रफ। अभी अगर आपसे कोई पूछेगा कि यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स कितना है, तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स क्या है? इस वाले टाइम पर अगर कोई अभी पूछेगा कि फ्रिक्शन फोर्स कितना है, तो आप क्या बोलोगे कि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो 0 है। क्यों फ्रिक्शन फोर्स 0 है? क्योंकि याद रखना है, फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज अपोजेस, फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज opposes relative motion, always opposes relative motion between two surfaces। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अब रिलेटिव मोशन मैंने बताया था कि अगर एक के रिस्पेक्ट में दूसरा कोई स्लाइड करना स्टार्ट कर दे, उसके मोशन को रिलेटिव मोशन बोलते हैं। जैसे अभी अगर देखोगे तो ये भी रुका हुआ है, ये भी रुका हुआ है। ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड भी रुका हुआ है, और ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक भी क्या है? रुका हुआ है। अब अगर ये ग्राउंड और ब्लॉक दोनों रुके हुए हैं, ग्राउंड भी रुका हुआ, ब्लॉक भी रुका हुआ, तो हम क्या बोलेंगे? दोनों के बीच में फ्रिक्शन क्या है? 0 है। क्यों फ्रिक्शन 0 है? क्योंकि कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो इस वाले केस में जो फ्रिक्शन है वो कितना है? 0 है। अब मान लो मैंने फोर्स अप्लाई किया, मान लो मैंने इस पे फोर्स अप्लाई किया, लेकिन वो जो फोर्स है, जो मैंने फोर्स अप्लाई किया है, ये फोर्स जो है वो कम है। या ऐसा समझो कि ये जो फोर्स है, ये पता है मैंने बताया था फोर्स का लिमिटिंग वैल्यू, फोर्स का लिमिटिंग वैल्यू। अब जो अप्लाइड फोर्स है, अगर ये अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन से छोटा है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, लिमिटिंग वैल्यू क्या मैंने बताया था? तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि ये जो ब्लॉक है, अब आप फोर्स अप्लाई करोगे तो ये नहीं चलेगा। तो मिनिमम फोर्स जो अप्लाई किया जाए जिससे ये ब्लॉक जो हो वो स्लाइड करना स्टार्ट कर दे, उस मिनिमम फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। अब जब तक आपका अप्लाइड फोर्स, जैसे मान लो यहाँ पर जो लिमिटिंग वैल्यू था, मान लो जो यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो 20 न्यूटन है। 20 न्यूटन का मतलब है कि कम से कम आपको 20 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये ब्लॉक जो होगा वो स्लाइड करेगा। अगर आपने 20 न्यूटन से कम का कोई भी फोर्स लगा दिया, जैसे 15 न्यूटन, 19 न्यूटन, 18 न्यूटन, 20 न्यूटन से कम का कोई भी फोर्स अगर आप अप्लाई कर दोगे, तो ये जो ब्लॉक है वो मूव नहीं करने वाला, ठीक है। तो ये जो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है, इस वाले केस में एग्जांपल कितना मान लिया मैंने? 20 मान लिया, ठीक है। तो अगर अप्लाइड फोर्स का वैल्यू, 20 न्यूटन से कम होगा, जैसे एग्जांपल 18 न्यूटन, 19 न्यूटन, 19.5, 19.75, ऐसा कोई भी फोर्स का वैल्यू अगर मैं अप्लाई करूंगा, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो स्लाइड नहीं करने वाला। अच्छा, अगर ऑब्जेक्ट स्लाइड नहीं करेगा इसका मतलब क्या है? जितना फोर्स आपने इस डायरेक्शन से अप्लाई किया होगा, उतना ही फोर्स कोई रोकने वाला इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा होगा क्या? ऐसा कुछ मैंने तुम्हें फ्रिक्शन के बेसिक लेक्चर में बताया था। जितना फोर्स आपने इस डायरेक्शन में अप्लाई किया, अगर ये ब्लॉक नहीं चल रहा, इसका मतलब क्या होगा? उतना ही फोर्स कोई ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा होगा। अगर आपने यहाँ पर अप्लाई किया 10 न्यूटन, तो यहाँ से 10 न्यूटन का फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में आना चाहिए। अगर नहीं आता तो ब्लॉक स्लाइड करना स्टार्ट कर देता क्या? जैसे मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मान लो मेरे पास एक ऐसा डायग्राम है, यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, और स्मूथ सरफेस है, कोई फ्रिक्शन नहीं, मान लो अभी कोई फ्रिक्शन नहीं है, एकदम स्मूथ सरफेस है। मैंने यहां से 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, और यहां से भी मैं अगर 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करूं,
जितना फोर्स इस तरफ से है उतना ही फोर्स अगर इस साइड से भी अप्लाई किया जाए, तो जितना फोर्स इस साइड से उतना ही फोर्स इस साइड से, तो कभी भी इस ब्लॉक में कोई मोशन होगा क्या? नहीं। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ अगर आप याद करोगे, अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो जितना फोर्स तुमने इस साइड से अप्लाई किया है उतना ही फोर्स इस साइड से होगा, तभी तो इस पे कोई नेट फोर्स नहीं बन रहा। क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स होता, जैसे इस वाले ब्लॉक पर अगर मैं बोलता कि मैंने क्या किया है, 10 न्यूटन का फोर्स सिर्फ इस डायरेक्शन में अप्लाई किया है, अब अगर मैंने 10 न्यूटन का फोर्स सिर्फ इस डायरेक्शन में अप्लाई किया होता तो इस ब्लॉक पर एक नेट फोर्स आगे मिल रहा है क्या? बिकॉज ऑफ दिस 10 न्यूटन ये ब्लॉक आगे मूव कर गया होता। न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही होता है कि अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट पे अनबैलेंस्ड फोर्स लगाया है तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पर देखो, ये जो एग्जांपल था इसमें अनबैलेंस्ड फोर्स है, इसलिए ब्लॉक क्या करेगा? स्लाइड करेगा। इसमें जितना फोर्स इस डायरेक्शन में है उतना ही फोर्स इस डायरेक्शन में भी है, तो जितना फोर्स इधर से उतना ही फोर्स इधर से, मतलब ये जो ब्लॉक है वो नहीं चलेगा, वो क्या करेगा? वो अपने प्लेस में रुका रहेगा। अब इसी को हम क्या करते हैं, अपने एग्जांपल पे अप्लाई करके देखते हैं। मैंने बोला कि मैंने फोर्स अप्लाई किया है, इसका जो लिमिटिंग फ्रिक्शन था, लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब अपने दिमाग में क्या बैठा लेंगे? अगर मैं लिख रहा हूं लिमिटिंग फ्रिक्शन, अगर मैं लिख रहा हूं लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू अपन क्या याद रख लेंगे? मिनिमम अप्लाइड फोर्स, मिनिमम अप्लाइड फोर्स till which, minimum applied force till which the block will not slide। वो कम से कम फोर्स जिसमें ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा उसे हम क्या बोल रहे हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब ये जो मैंने एग्जांपल यहाँ पे मेंशन किया उसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन मैंने कितना रखा? 20 न्यूटन का। अगर 20 न्यूटन से कम का तुम कोई भी फोर्स लगा दो, जैसे बोलो कि सर अगर मैंने फोर्स इतना अप्लाई किया, अगर मेरा अप्लाइड फोर्स जो है वो 19.99 न्यूटन का है, ऑब्जेक्ट चलेगा क्या? नहीं, अभी भी ऑब्जेक्ट नहीं चलेगा। ऑब्जेक्ट को स्लाइड करने के लिए कितना मिनिमम फोर्स चाहिए? 20 न्यूटन। अब अगर ऑब्जेक्ट नहीं चल रहा, अगर मेरा जो अप्लाइड फोर्स है वो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन से छोटा है, इसका मतलब ब्लॉक नहीं चलेगा, ये बात तो समझ में आ रहा है। अब अगर ये ब्लॉक नहीं चलता, इसका मतलब क्या होगा? जितना फोर्स लेफ्ट से आ रहा होगा, जितना फोर्स लेफ्ट के डायरेक्शन से आ रहा होगा उतना ही फोर्स राइट के डायरेक्शन से भी आना चाहिए, तभी तो ये ब्लॉक नहीं मूव कर रहा होगा ना। अभी हमने एग्जांपल देखा था, ये एग्जांपल देखा था ना, जितना फोर्स इधर से आ रहा है उतना ही फोर्स इधर से आता है, तभी तो ब्लॉक नहीं चलता। इसका मतलब इस केस में जब भी आपका अप्लाइड फोर्स का वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन से कम है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन से कम है, उस केस में जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा ना। बस क्या होगा, अगर फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट के डायरेक्शन में है तो अप्लाइड फोर्स क्या हो जाएगा? राइट के डायरेक्शन में हो जाएगा। बहुत ही जरूरी है ये बात समझना। हमने क्या बोला कि सबसे पहले अगर ऑब्जेक्ट, सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि ऑब्जेक्ट सिंपली रखा हुआ है, कोई फोर्स मैंने नहीं लगाया। ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, कोई फोर्स नहीं लगाया, ऑब्जेक्ट मूव करेगा क्या? नहीं, ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। ऑब्जेक्ट को अगर मूव कराना है तो एक मिनिमम वैल्यू होगा, एक मिनिमम वैल्यू होगा, उस मिनिमम वैल्यू का फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अगर वो मिनिमम वैल्यू से आप थोड़ा भी ज्यादा फोर्स लगा दोगे तो ब्लॉक स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। जैसे इस वाले एग्जांपल में मैंने बोला कि वो जो मिनिमम फोर्स है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो कितना है? 20 न्यूटन का। इसका मतलब ये बोल रहा हूँ कि अगर आपने 20 न्यूटन से कम का फोर्स लगाया होता तो ये ब्लॉक कभी भी स्लाइड नहीं करता। जैसे अगर मैंने मान लो फोर्स लगाया है 19.99 न्यूटन का, ब्लॉक स्लाइड करेगा क्या? नहीं। इसका मतलब जितना फोर्स आपने फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाया है उतना ही फोर्स कोई बैकवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा होगा, तभी तो ब्लॉक नहीं मूव कर रहा ना। अब ये जो बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स जनरेट हो रहा है जो ऑब्जेक्ट को स्लाइड होने नहीं दे रहा, इसी फोर्स को हम क्या बोल रहे हैं? फ्रिक्शन। और अगर तुमने फोर्स अप्लाई किया, ऑब्जेक्ट नहीं चलता, उस केस में जो फ्रिक्शन जनरेट होता है उसको क्या बोलते हैं? स्टार्टिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो अब अगर मैं बोलूं, ये आप स्क्रीन पॉज करके नोट कर लेना, मैंने क्या बोला? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन भी मैंने आपको पहले बताया था। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब है कि मैंने फोर्स अप्लाई किया है, जैसे मान लो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कितना था? 20 न्यूटन, मतलब 20 न्यूटन से ज्यादा का फोर्स होगा तो ब्लॉक चलेगा, 20 न्यूटन से कम का फोर्स अगर हुआ तो ब्लॉक नहीं चलने वाला। मान लो अगर मैंने बोला कि मैंने यहाँ पे फोर्स जो लगाया था वो 18 न्यूटन का था, ब्लॉक चलेगा क्या? नहीं।
अब ब्लॉक चल नहीं रहा, लेकिन ब्लॉक में चलने की कोशिश थी, ब्लॉक ने चलने की कोशिश की। अब जब स्टैटिक फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन लिखेंगे when the applied force is less than the limiting value. When the applied force is less than the limiting value, then the block is not moving. The block is not moving, but because of the applied force, there is a tendency of motion. ठीक है, जैसे इस वाले केस में मैंने बोला कि कम से कम फोर्स कितना लगाना था, 20 न्यूटन का। अब 20 न्यूटन से कम का अगर आप फोर्स लगाओगे तो ब्लॉक चल तो नहीं रहा, लेकिन ब्लॉक में चलने की टेंडेंसी है। अब ब्लॉक में चलने की टेंडेंसी है, इस समय जो फ्रिक्शन लगेगा, ब्लॉक में चलने की टेंडेंसी है, इस समय जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। बहुत ही सिंपल है, याद रखना। लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब वो मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स जो तुम अप्लाई करोगे जिसके बाद ऑब्जेक्ट स्लाइड करना स्टार्ट कर दे, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब है कि जब तुमने ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई किया और ऑब्जेक्ट स्लाइड नहीं कर रहा, इस समय जो फ्रिक्शन है या इस समय जो ब्लॉक को चलने से रोक रहा है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। और एक बार अगर ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट कर दे, जैसे यहां पर अगर मैंने 20 न्यूटन से ज्यादा का फोर्स लगा दिया होता, मान लो जो अप्लाइड फोर्स था वो 20 न्यूटन से ज्यादा है, मान लो 21 न्यूटन मैंने रख दिया, तो जैसे ही 21 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दोगे, ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। अब जब ये ब्लॉक स्लाइड करना स्टार्ट करेगा, मान लो मैंने बोला कि क्रिकेट के बॉल को धक्का देके तुमने छोड़ दिया, वो स्लाइड करना स्टार्ट कर रहा है। अब वो एक बार स्लाइड करना अगर तुमने स्टार्ट कर दिया तो वो हमेशा चलता रहता है क्या? नहीं, कुछ टाइम के बाद वो चल चल के रुक जाएगा क्या? इसका मतलब जब ऑब्जेक्ट चलता रहता है तब भी उस पर एक फ्रिक्शन लग रहा है। अब जब चलते हुए ऑब्जेक्ट पे जो फ्रिक्शन लगता है उसे बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। बेसिकली आपको ये 3 तरह का फ्रिक्शन याद रखना है। सबसे पहला वैल्यू क्या बोलोगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? तो कम से कम फोर्स कितना अप्लाई किया जाए जिससे ऑब्जेक्ट स्लाइड करना स्टार्ट कर दे, इसको हम क्या बोलेंगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, अच्छा, अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम वैल्यू का फोर्स होगा तो ऑब्जेक्ट में चलने की कोशिश है लेकिन वो चल नहीं रहा, इस समय जो फ्रिक्शन लगेगा, रुके हुए ऑब्जेक्ट पे जो फ्रिक्शन लगता है उसे बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तीसरा टाइप का जो फ्रिक्शन होगा, जब ऑब्जेक्ट चल रहा है तब भी उसको एक फ्रिक्शन मिलता है, इस तरह के फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन। बात समझ में आया है क्या? अच्छा, इसके अलावा कुछ और भी टर्म्स आपको बुक में मिल जाएंगे, जैसे मान लो मैंने बोला कि एक ऐसा इंक्लाइंड सरफेस है, एक ऐसा इंक्लाइंड सरफेस है, ठीक है, मान लो कुछ इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, मान लो कितना है? थीटा, थीटा मान लेते हैं, इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। और क्या करते हैं ना, यहां पर एक ब्लॉक रख दिया ऐसे, यहां पर एक ऐसा ब्लॉक रख दिया। अब ये जो m मास का ब्लॉक है वो क्या करेगा? नीचे गिरना स्टार्ट करेगा क्या? ऐसे नीचे गिरेगा। अब जब ये m मास का ब्लॉक नीचे गिरेगा तो देखो, जैसे ये नीचे गिर रहा है तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस इंक्लाइंड प्लेन, ये जो इंक्लाइंड प्लेन है, विथ रिस्पेक्ट टू दिस इंक्लाइंड प्लेन, ये ब्लॉक नीचे जा रहा है ना, तो इंक्लाइंड प्लेन के रिस्पेक्ट में ये नीचे जा रहा है, इसका मतलब इंक्लाइन क्या करेगा? इंक्लाइन इसको रोकने की कोशिश करेगा। तो इस वाले ब्लॉक पर ऊपर, सॉरी नीचे की तरफ क्या, सॉरी ऊपर के तरफ, इस वाले ब्लॉक पर ऊपर के तरफ क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन लगना स्टार्ट हो जाएगा। हमने बोला कि जैसे आप इस ब्लॉक को इंक्लाइन पे रखोगे तो ये अपने वेट के कारण नीचे गिरना स्टार्ट करेगा। अब जैसे ये नीचे गिरना स्टार्ट करेगा तो इंक्लाइन के प्लेन में, इंक्लाइन रुका हुआ है और ये आगे भाग रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है ना,
तो इंक्लाइन के रिस्पेक्ट में जब ये नीचे जाना स्टार्ट करेगा तो इंक्लाइन को ये नहीं पसंद है, तो इंक्लाइन इसको रोकने के लिए क्या करेगा, पीछे के डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाएगा। तो अगर आपको साफ साफ दिख रहा होगा तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो चलते हुए ऑब्जेक्ट में भी लगता है। अब चलते हुए ऑब्जेक्ट में जो फ्रिक्शन लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। इसको कभी कभी काइनेटिक फ्रिक्शन को कभी कभी स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन को कभी कभी स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी बोलेंगे। अब एक और तरह का फ्रिक्शन होता है, जैसे जब स्फेरिकल शेप के ऑब्जेक्ट होंगे ना, जैसे क्रिकेट का बॉल, स्फेरिकल शेप का जब ऑब्जेक्ट होगा तो ये क्या कर रहा है, ये घूम भी रहा है और ये आगे भी बढ़ रहा है। ये जो स्फेरिकल शेप का ऑब्जेक्ट है जैसे क्रिकेट का बॉल, ये क्या करता है, एक तो घूमता भी रहता है और ऐसे आगे भी बढ़ता रहता है। जैसे अगर आप देखोगे तो ये ऐसे ऐसे आगे भी बढ़ रहा है और ये ऐसे ऐसे घूम भी रहा है। तो जब भी ऑब्जेक्ट घूम भी रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, इसके मोशन को बोलते हैं रोलिंग। ठीक है, ये बहुत सारे नए वर्ड तुम्हारे पास आ रहे हैं। जैसे मैंने बोला यहाँ पे, जब मैंने ब्लॉक लिया था ऐसे, ये घूम भी रहा है क्या, ब्लॉक घूमते रहता है क्या अपनी जगह पे, नहीं। लेकिन अगर आप बॉल को देखोगे तो बॉल क्या कर रहा है, एक तो ये घूम भी रहा है और ये आगे भी बढ़ रहा है। तो इस तरह का मोशन जिसमें क्या हो जाएगा, पार्टिकल रोटेट भी करेगा और फॉरवर्ड मूव भी करेगा। पार्टिकल रोटेट भी करेगा और फॉरवर्ड मूव भी करेगा। इस तरह के मोशन को बोलते हैं रोलिंग। इसमें क्या हो रहा है, ब्लॉक सिर्फ फॉरवर्ड चल रहा है क्या, इसमें कोई रोटेशन तो हो नहीं रहा। तो अब यहां पर जो फ्रिक्शन होगा इसको बोलेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। यहां पर जो फ्रिक्शन है उसे क्या बोलेंगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और एक घूमते हुए ऑब्जेक्ट पे जैसे क्रिकेट के बॉल पे जो फ्रिक्शन लगता है उसको क्या बोलते हैं, रोलिंग। उसको बोलेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। बात समझ में आया क्या? स्क्रीन पॉज करेंगे और इतना नोट करेंगे, अब इसमें और आगे बताऊंगा मैं भी आपको। तो मैंने आपको टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में बता दिया। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन क्या क्या है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और जिस तरह से रोल करता रहेगा तो जो फ्रिक्शन लगता है उसे क्या बोलते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन। अब एक कंसेप्ट बताता हूं जिससे आपको पता चल जाए कि फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट के मोशन को रोकता नहीं है, फ्रिक्शन मोशन को सपोर्ट भी कर सकता है। जैसे मान लो ये ग्राउंड है, यहां पर हमने क्या किया, एक ऐसे ब्लॉक रखा है और इसके ऊपर क्या करते हैं, एक और ब्लॉक रख देते हैं। ये कैपिटल एम मास का है, ये स्मॉल एम मास का है। ठीक है, अब यहां पर फ्रिक्शन है, मतलब ये जो सरफेस है वो कैसा है, रफ है। इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है और ये ग्राउंड और ये क्या है, स्मूथ है। ऐसा मान लेते हैं कि ये जो कैपिटल एम वाला ब्लॉक जिस सरफेस पे रखा हुआ है वो स्मूथ है, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या है, फ्रिक्शन। अब क्या करते हैं ना, फोर्स अप्लाई करते हैं सिर्फ नीचे वाले ब्लॉक पे। ये जो नीचे वाला ब्लॉक था इस पे मैंने क्या किया है, फोर्स अप्लाई किया है। अब जब आप नीचे वाले ब्लॉक पर फोर्स अप्लाई करोगे, और आपने ये नोटिस भी किया होगा, जब आप ये नीचे वाले ब्लॉक पर फोर्स अप्लाई करोगे तो क्या क्या चांसेस हो सकता है। आपने देखा होगा कि जब आप बहुत जेंटल फोर्स अप्लाई करते हो तो दोनों साथ साथ मूव करते हैं। एक घर में कर भी सकते हो, एक ब्लॉक, एक बुक ले लेना, उसके ऊपर एक ब्लॉक रख देना या कुछ रख देना। अब अगर क्या हमने क्या देखा है कि अगर आप ये जो अप्लाइड फोर्स है बहुत ही जेंटल है, बहुत ही आराम से अगर आप फोर्स लगाते हो तो दोनों साथ साथ मूव करते हैं। लेकिन अगर आप इसको झटके से आगे खींच दोगे तो वो गिर जाता है, क्या एक को नीचे एक के ऊपर ऐसे। अब क्यों ऐसा हो रहा है वो समझने की कोशिश करते हैं। जैसे जब मैंने फोर्स बहुत ही जेंटल फोर्स लगाया है, जब मैंने इस पे जो फोर्स लगाया है वो क्या है, बहुत ही जेंटल फोर्स है। फोर्स जेंटल है मतलब आराम से जब मैं फोर्स लगा रहा हूं, उस केस में क्या होगा, ये जो ब्लॉक है ऊपर वाला स्मॉल एम ब्लॉक का, स्मॉल एम का जो ब्लॉक है इस पे फोर्स लगाया मैंने नीचे वाले ब्लॉक पर, कैपिटल एम मास वाले ब्लॉक पर मैंने फोर्स अप्लाई किया है, तो कैपिटल एम वाला जो ब्लॉक है वो आगे जाएगा, नो डाउट। क्यों आगे जा रहा है, क्योंकि इसमें मैंने फोर्स अप्लाई किया है। लेकिन जब मैं जेंटल फोर्स लगाता हूं तो मैंने देखा है कि ये जो स्मॉल एम वाला ब्लॉक होता है वो भी इसके साथ साथ आगे जाता है क्या?
मैं अभी आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं कि ये जो अप्लाइड फोर्स है मैंने किस पे अप्लाई किया है, कैपिटल एम वाले ब्लॉक पे। कैपिटल एम वाले ब्लॉक पर अगर अप्लाइड फोर्स बहुत ही जेंटल होगा, आराम से अगर फोर्स लगाया जाएगा, तो हमने ऐसा नोटिस किया है कि दोनों ब्लॉक साथ साथ चलते हैं। अब ऊपर वाला जो ब्लॉक है स्मॉल एम ब्लॉक का, उस पर कोई नेट फोर्स लग रहा है क्या? अगर आप देखोगे तो स्मॉल एम वाले ब्लॉक पर क्या क्या फोर्स लग रहा होगा? एक तो इसका वेट लग रहा होगा नीचे, mg। इन दोनों के बीच में कांटेक्ट है तो नॉर्मल लग रहा होगा, ये शायद मैंने बताया तुम लोग को, नॉर्मल mg ये सब। अब ब्लॉक में अगर आप देखोगे स्मॉल एम वाले ब्लॉक पर, तो mg फोर्स नीचे, नॉर्मल फोर्स ऊपर। ये mg फोर्स किसने अप्लाई किया? तो जो अर्थ है, अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करता है, तो स्मॉल एम वाले ब्लॉक को अर्थ क्या कर रहा है? अपनी तरफ पुल कर रहा है। कितने फोर्स से? mg के फोर्स से। अब नॉर्मल कहां पे आ रहा है? तो इन दोनों के बीच में, ये सरफेस और ये सरफेस के बीच में कांटेक्ट था, तो एक ऊपर की तरफ फोर्स आ जाएगा जिसको मैं क्या बोलूंगा? नॉर्मल फोर्स। अच्छा, अब ये जो फोर्सेस है नॉर्मल और mg, ये तो ऊपर नीचे फोर्स लग रहे हैं ना, ये कभी भी इसको ऐसे चला सकते हैं क्या? तुम खुद से सोचो, अगर एक ब्लॉक है और मैं बोल रहा हूं कि ब्लॉक को तुमको आगे स्लाइड कराना है, तो तुम फोर्स ऐसा लगाओगे क्या? नीचे के डायरेक्शन में। टेबल पे एक ब्लॉक रख के देखो और उसमें फोर्स ऐसे नीचे लगा के देखो, वो आगे भागता है क्या? कभी नहीं। अगर तुमने फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई किया तो वो कभी भी तो आगे नहीं भागेगा। इसका मतलब अगर मैं इस स्मॉल एम वाले ब्लॉक को आगे मूव कराना चाहता हूं, तो जो फोर्स मुझे लगाना चाहिए वो भी आगे के डायरेक्शन में लगाना चाहिए ना। अब अगर तुम देखोगे तो आगे के डायरेक्शन में, अगर आप देखोगे तो आगे के डायरेक्शन में कोई फोर्स है क्या? जैसे ये mg, और ये जो mg और नॉर्मल मैंने दिखाया था, वो तो अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन के फोर्स है, वो कभी इसको आगे चला सकते हैं क्या? नहीं सर। अब मैंने बोला कि जब मैं इसको जेंटल फोर्स अप्लाई करता हूं तो मैंने देखा है कि दोनों साथ साथ चलते हैं। अब ये स्मॉल एम वाले ब्लॉक को आगे कौन लेके जा रहा है? स्मॉल एम वाले ब्लॉक को मैंने फोर्स कैपिटल एम वाले पे लगाया है, ये आगे जाएगा, जस्टिफाइड। स्मॉल एम वाला ब्लॉक खुद से आगे चल रहा है क्या? अगर आप न्यूटन का फर्स्ट लॉ सोचोगे तो स्मॉल एम वाले ब्लॉक पर मैंने कोई फोर्स अप्लाई भी नहीं किया, फिर भी वो मूव कर रहा है। ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? अगर ये बिना किसी फोर्स के मूव करना स्टार्ट कर देगा, तो जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो गलत हो जाना स्टार्ट हो जाएगा। अब न्यूटन का फर्स्ट लॉ गलत नहीं होना है। अगर न्यूटन का फर्स्ट लॉ गलत नहीं होना है तो कैसे इसको सही बनाया जाएगा? उसके लिए क्या करेंगे, यहां पर ये नीचे वाला ब्लॉक जो है कैपिटल एम वाला ब्लॉक, ये जैसे ही आगे जाना स्टार्ट करेगा, ये ध्यान से समझना है अभी, ये कैपिटल एम वाला ब्लॉक जो है वो जैसे ही आगे जाना स्टार्ट करेगा, ये सरफेस और ये सरफेस, इन दोनों का जो कांटेक्ट है वो छूटना स्टार्ट हो जाएगा क्या? मतलब स्मॉल एम वाले ब्लॉक के रिस्पेक्ट में कैपिटल एम वाला ब्लॉक आगे भागना स्टार्ट कर देगा। मतलब स्मॉल एम वाले ब्लॉक के रिस्पेक्ट में कैपिटल एम वाले ब्लॉक पर रिलेटिव मोशन आना स्टार्ट हो जाएगा क्या? अच्छा, अब फ्रिक्शन को ये नहीं पसंद है, फ्रिक्शन को ये बिल्कुल नहीं पसंद है कि दो सरफेसेस के बीच में कांटेक्ट छूटे। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि स्मॉल एम के रिस्पेक्ट में कैपिटल एम आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, तो स्मॉल एम वाला ब्लॉक क्या चाहेगा? कि कांटेक्ट बना रहे। स्मॉल एम वाला ब्लॉक चाहेगा कि मैं इसके साथ कैपिटल एम वाले ब्लॉक के साथ चिपका रहूं। उसके लिए क्या करेगा, जैसे ही ये ब्लॉक आगे जाने स्टार्ट करेगा, स्मॉल एम वाला ब्लॉक भी सोचेगा ना कि मैं भी आगे जाऊं। अब स्मॉल एम वाले ब्लॉक को आगे कौन लेके जा सकता है? तो स्मॉल एम वाले ब्लॉक को आगे लेके जाएगा, यहाँ पे जो फ्रिक्शन जनरेट होगा वो, जैसे ही कैपिटल एम वाला ब्लॉक, जैसे ही कैपिटल एम वाला ब्लॉक बिकॉज ऑफ दिस अप्लाइड फोर्स आगे मूव करेगा, स्मॉल एम के लिए, स्मॉल एम पे क्या हो जाएगा, एक फोर्स जनरेट होगा जो स्मॉल एम वाले ब्लॉक को आगे ले जाने की कोशिश करेगा। अब बोलोगे सर ये आपको कैसे पता चला कि ये जो फोर्स जनरेट हो रहा है वो आगे इसको स्मॉल एम वाले ब्लॉक पे आगे लगेगा? स्मॉल एम वाले ब्लॉक पर आगे इसीलिए लगेगा क्योंकि अगर ये फ्रिक्शन फोर्स आगे नहीं लगता तो स्मॉल एम के रिस्पेक्ट में कैपिटल एम आगे स्लाइड कर गया होता क्या? अगर स्मॉल एम के रिस्पेक्ट में कैपिटल एम आगे स्लाइड कर जाएगा तो रिलेटिव मोशन हो जाएगा। अब रिलेटिव मोशन होना फ्रिक्शन को पसंद नहीं है, इसलिए फ्रिक्शन क्या करेगा, एक फोर्स जनरेट होगा यहाँ पर स्मॉल एम वाले ब्लॉक पर जो आगे के डायरेक्शन में। अच्छा, अब हमने पढ़ा है एक्शन रिएक्शन पेयर। एक्शन रिएक्शन पेयर हमने क्या पढ़ा है, अगर ऑब्जेक्ट ए, ये ऑब्जेक्ट ए है और ये ऑब्जेक्ट बी है, अगर ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी पे फोर्स इधर लगा रहा है तो ऑब्जेक्ट बी जो है वो भी ऑब्जेक्ट ए पे फोर्स लगाएगा क्या? इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब
अगर स्मॉल m वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स आगे लगा है तो कैपिटल M वाले ब्लॉक पर जो फोर्स लगेगा इक्वल ऑपोजिट होना चाहिए, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम होना चाहिए लेकिन डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट होना चाहिए क्या। इसका मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि जो फ्रिक्शन फोर्स स्मॉल m वाले ब्लॉक पर आगे के साइड में लग रहा है वही फ्रिक्शन फोर्स कैपिटल M वाले ब्लॉक पर पीछे के साइड में लग रहा है क्या। अच्छा, अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो जो ये जो मेरे पास कैपिटल M वाला ब्लॉक है इस पे दो फोर्सेस हैं, एक तो फोर्स अप्लाइड जो उसको आगे लेके जाना चाह रहा है और फ्रिक्शन फोर्स जो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, स्मॉल m के रिस्पेक्ट में जो फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगा वो कैपिटल M को रोकने की कोशिश कर रहा है क्या। अच्छा, तो यहां पर अगर आप साफ साफ देखोगे तो जो अप्लाइड फोर्स था, ठीक है, वो कैपिटल M वाले ब्लॉक को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहां पर जो फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगा स्मॉल m के लिए वही वो फोर्स है क्या जो स्मॉल m वाले ब्लॉक को आगे लेके जाएगा। इसका मतलब ये जो हमारे मन में एक मिसकंसेप्शन है कि फ्रिक्शन अपोजेस मोशन, वो गलत हो गया क्या। अगर फ्रिक्शन मोशन को अपोज कर रहा होता तो कभी भी ये जो स्मॉल m वाला ब्लॉक है वो आगे चल पाता क्या, नहीं। स्मॉल m वाला ब्लॉक अगर आगे चल पाया है तो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो हमेशा याद रखेंगे, हमेशा याद क्या रखना है, ये मैंने आपको पहले वाले भी लेक्चर में बताया था, फ्रिक्शन opposes relative motion. Friction opposes relative motion between the surfaces. Friction opposes relative motion between the surfaces. ये अपने को याद रखना है, ये स्टेटमेंट नहीं याद रखेंगे, ये गलत स्टेटमेंट है जो मैं लिख रहा हूं, रॉन्ग स्टेटमेंट, मैं बता भी दे रहा हूं रॉन्ग है फिर भी लिख रहा हूं। friction opposes motion, ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल गलत है, ठीक है। कोई अगर तुम्हें बोले कि फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है तो बोलना कि गलत है सर, आप गलत बता रहे हो, फ्रिक्शन मोशन कभी भी अपोज नहीं करता। फ्रिक्शन क्या करता है, रिलेटिव मोशन अपोज करता है। और पूछे कैसे, तो ये एग्जांपल बताना। इस वाले अगर एग्जांपल में देखोगे तो स्मॉल m वाले ब्लॉक को आगे कौन लेके जा रहा है, फ्रिक्शन, मतलब स्मॉल m वाले ब्लॉक को जो मोशन प्रोवाइड कर रहा है वो तो फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है ना, वो रोक रहा है क्या स्मॉल m वाले ब्लॉक के मोशन को, नहीं। हाँ, यहाँ पे जो फ्रिक्शन जो है वो जरूर कैपिटल M वाले मोशन को रोकने की कोशिश कर रहा है, क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में जैसे ही अप्लाइड फोर्स लगा, अप्लाइड फोर्स के कारण ये जो कैपिटल M वाला ब्लॉक था वो आगे जाना स्टार्ट कर देगा। कैपिटल M वाला ब्लॉक अगर आगे जाना स्टार्ट कर देगा तो ये फ्रिक्शन को पसंद नहीं, तो वो क्या करेगा, इसके आगे जाने के मोशन को रोकेगा, कैपिटल M के आगे जाने के मोशन को रोकेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगना स्टार्ट हो जाएगा। अगर इस पे फ्रिक्शन लगा पीछे तो स्मॉल m वाले ब्लॉक पर एक्शन रिएक्शन पेयर के कारण फ्रिक्शन फोर्स लगना चाहिए था आगे। बात समझ में आया है क्या। तो कभी भी आपको ये नहीं याद रखना है कि फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है, आपको ये याद रखना है कि फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, ठीक है। तो इतना ही कुछ है फ्रिक्शन में, इससे ज्यादा तुमको नहीं बता सकता मैं फ्रिक्शन। अब आज के लेक्चर के बाद ना तुम चाहो तो मुझे मैसेज कर सकते हो कि सर हमें ये लेसन पढ़ना है, मतलब जो भी तुम्हें लेसन तुम्हें चाहिए होगा कि सर ये पढ़ा दो वो पढ़ा दो, तो तुम बता सकते हो। अभी तक मैंने कुछ टॉपिक्स पढ़ा दिए अपने मन से, तुम चाहो तो मुझे ग्रुप में या क्लासरूम ऐप में मैसेज करके बता सकते हो कि सर नेक्स्ट चैप्टर ये पढ़ना है, ठीक है। जो तुम चैप्टर बोलोगे वो मैं पढ़ा दूँ, मतलब मेजॉरिटी जो चैप्टर्स बोलेंगे वो मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। आज इतना ही रहने देते हैं फिर।